बच्चों, आज तुमको मैं उत्तर साम्यवादी शासनकाल में लोकतांत्रिक राजनीतिक एवं पूंजीवाद का प्रवेश के बारे में बताऊंगी। सोवियत संघ के विघटन की परिणतियां इस प्रकार है। पहला है सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हुए। दूसरा है दूसरी दुनिया के पतन का एक प्रमुख परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। तीसरा, शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। हथियार की तेज होड़ शुरू की थी। परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया गया था और विश्व को सैन्य गुटों में बांटा गया था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। चौथा है विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं की अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बना रहेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। 5वां है अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। 6वां है सोवियत खेमे के अंत का परिणाम था। नए देशों का उदय। इन सभी देशों ने एक स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल जिसे CIS का गठन किया। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हरेक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं पृथक पृथक थी। 7वां आता है नए स्वतंत्र देशों का उदय। तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि सोवियत खेमे के अंत के साथ ही नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ ने अलग हुए गणराज्य एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, जिसे स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल अर्थात CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहा गया। अब है 8वां खनिज तेल भंडारों पर अमेरिकी प्रभाव का बढ़ना। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका पर अब किसी प्रकार का कोई दबदबा नहीं रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। अपने मध्य पूर्व में घुसपैठ करना प्रारंभ कर दिया और वहां से तेल भंडारों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अब 9वां है हिंसक अलगाववादी आंदोलन का प्रारंभ। अब सोवियत संघ से अलग हुए कई गणराज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। चेचन्या एवं दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला। ताजिकिस्तान लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान आदि में मौजूदा शासन व्यवस्था को उजाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। इस प्रकार उत्तर साम्यवादी काल में लोकतांत्रिक प्रणाली तथा बाजार अर्थव्यवस्था की मुहर लगी। स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। साम्यवाद कमजोर हुआ। पूर्व साम्यवादी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थान बनाया। इस प्रकार उत्तर साम्यवादी शासनकाल में शीत युद्ध की समाप्ति तथा विश्व की राजनीति में नए समीकरण बनने लगे। अब है तुम्हारा चैप्टर आएगा जो साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी से सुन के ही लगता है, जैसे कहते हैं ना, तेरे को शौक लग गया क्या रे कोई चीज का, यानी शॉक थेरेपी, उसी को शॉर्ट में शॉक थेरेपी। तो साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक
सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की और संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित एक मॉडल को शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी से अभिप्राय है कि धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम से आमूल चूल परिवर्तन के प्रयत्नों को लादना है। रूसी गणराज्य में शॉक थेरेपी से परिवर्तन हुए जल्दबाजी में निजी स्वामित्व, वित्तीय खुलापन, मुक्त व्यापार एवं मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता पर बल दिया। शॉक थेरेपी के अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचों को तुरंत अपनाया गया। सामूहिक कृषि फार्मों को निजी फार्मों में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती प्रारंभ हुई। सोवियत संघ के पतन के पश्चात अस्तित्व में आए नए गणराज्यों ने शॉक थेरेपी की विधि द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, परंतु शॉक थेरेपी के फलस्वरूप संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। लगभग 70% लोगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। अब शॉक थेरेपी से क्या उसके परिणाम हुए, चलो इसके बारे में बताऊंगी। कि बोलते हैं 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपयोग के लिए उस आंदोलन तक नहीं ले गई और जिसका शब्द उसने वादा किया था। अमूमन शॉक थेरेपी ने पूरे क्षेत्र को अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई शॉक थेरेपी से और उस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। लगभग 90% लोगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिकरण के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्होंने औने पौने दामों में बेचा गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों में बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए और निम्न बिंदुओं में स्पष्ट करती हूँ। अब पहला, असमानता में वृद्धि हुई। निजीकरण के कारण भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के अमीर तथा गरीब लोगों के बीच असमानता और अधिक हो गई। पुराना व्यापारिक ढांचा तो नष्ट हो गया परंतु उनके स्थान पर कोई वैकल्पिक ढांचा नहीं दिया गया। शॉक थेरेपी से पूर्व सोवियत संघ के खेमे में देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लोगों को बेहतर जीवन की अपेक्षा बर्बादी का सामना करना पड़ा। अब दूसरा, आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान। आर्थिक परिवर्तन पर ही अधिक ध्यान दिया गया जबकि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सही निर्माण नहीं हो सका। कहीं संसद निर्बल रही तो कहीं राष्ट्रपति बहुत अधिक सत्तावादी हो गए। इन देशों में संविधान निर्माण भी सही तरह से ना हो सका। अतः यह स्पष्ट है कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरह संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका साबित हुआ। वह गरीबी का प्रसार, समाजवादी अर्थव्यवस्था और सरकारी स्वामित्व के उत्पादन तथा वितरण की समाप्ति के कारण पूर्व सोवियत संघ के खेमे में देशों में गरीबी का प्रसार हुआ। पहले लोगों को रियायती दर पर वस्तुएं उपलब्ध होती थी, अब वस्तुओं की कीमत बाजार के आकार पर निश्चित होती थी जो पहले से अधिक थी। अब है चौथा है असंतोष की भावना का विकास। निजीकरण पूंजीवादी व्यवस्था के अपनाए जाने से अमीर गरीब का भेद बढ़ा और दोनों के बीच की खाई चौड़ी हुई। इससे गरीब लोगों में असंतोष की भावना का विकास किया और क्या कहते, गरीब व्यक्ति यह महसूस करने लगा कि साम्यवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता ना सही दो समय खाना तो मिलता था तो अब वो भी मिलना कठिन हो गया। कई देशों में माफिया वर्ग उभर कर आया जिसने विषमता की पीड़ा को बढ़ाने का काम किया। रूसी मुद्रा जिसे रूबल कहते हैं उसमें क्या हुआ, गिरावट। रूसी मुद्रा को रूबल कहा जाता है, उसमें क्या होने लगी, गिरावट होने लगी। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग निर्धन हो गए। अब छठवां आता है खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। अब शॉक थेरेपी के कारण सामूहिक खेती की प्रणाली क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था भी समाप्त हो गई जिस कारण से लोगों में समक्ष क्या सबसे बड़ी समस्या आ गई, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होने लगी। रूस ने खाद्यान्न की आयात करना प्रारंभ कर दिया।
पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन उनके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। और सातवां है लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता ने। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में शॉक थेरेपी के अंतर्गत आर्थिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता मिली। उसे पर्याप्त स्थान भी नहीं दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों में जल्दबाजी में संविधान तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथों में अधिकांश शक्तियां प्रदान की गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। और नीचे मैं अभ्यास के प्रश्न दूंगी, जिसका आंसर मैं अभी जो वर्णन करूँ उसी में रहता है, इसलिए ध्यान रखा करो कि अभ्यास के प्रश्न में अलग से नहीं देती हूँ। जो मैं पढ़ा चुकी हूँ ऊपर में जो भी वर्णन कर रही हूँ उसी में से क्वेश्चन रहता है, इसलिए ध्यान से सुना करो मेरी वीडियो। उसी के नीचे जो अभ्यास के प्रश्न रहते हैं उसको भी ध्यान से डील कर सकती है, अन्यथा तुम लोग बुक से भी देख के बना सकती हो। ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म।